हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड के टॉपिक को डिस्कस किया है और काफ़ी हद तक हमने इस टॉपिक को समझ लिया था। अपनी लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मेथड का टॉपिक इनवर्स, एडजॉइंट, मॉड, इन पर हम बात पहले कर चुके हैं और आज की क्लास में मैट्रिक्स मेथड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैट्रिक्स मेथड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y प्लस z इज इक्वल टू 7, z प्लस x इज इक्वल टू 6। x plus y is equal to 5, y plus z is equal to 7 and z plus x is equal to 6। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और इसको पूछे जाने की जो वजह है वो ये है कि आमतौर पर जब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं तो 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और 1 इस तरह से मैट्रिक्स को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहीं से उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैट्रिक्स मेथड हो, चाहे क्रैमर्स हो, चाहे इनवर्स हो, चाहे जॉइंट हो, शर्त यह है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है अगर 3 बाय 3 है तो 3 रोज के साथ 3 कॉलम्स होने चाहिए। अगर 2 रोज है तो आपके पास 2 कॉलम्स का होना जरूरी है। तो नाउ इन सॉल्यूशन लेट a इज इक्वल टू 1 1 0, यानी ये 1 फिर ये 1, x और y, z यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह पर हमने यहाँ पर 0 को लिख दिया। फिर सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटे x नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लिखा है। y का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 आ गया, z का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 आ गया। लास्ट वाली इक्वेशन में जो x है इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये आपके पास 1 आ गया। y यहाँ पर मिसिंग है तो y की जगह पे हमने 0 लिख लिया और z का कोफिशिएंट यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये 1। फिर से समझ लें इस बात को। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जी जो x का कोफिशिएंट 1 है उसको लिखा, y का कोफिशिएंट 1 लिख लिया, जो z मिसिंग है उसकी जगह पर हमने 0 को लिखा। सेकेंड इक्वेशन में चूंकि x नहीं है तो 0 लिख लिया, y का कोफिशिएंट 1 आ गया, z का कोफिशिएंट 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो ये 1 आपने पहले लिखा है बेटे। यहाँ पे y चूंकि मिसिंग है तो y की जगह पे 0 आ गया और फिर z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इसलिए z का कोफिशिएंट 1। ठीक। फिर सेकंड मैट्रिक्स हमने x बनाया, दो x वेरिएबल ये आपके पास आ गए, फिर y वेरिएबल आपने लिखा और फिर z का वेरिएबल आपने लिखा। लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि x y z तीन x है तो उसको एक दफा लिखना है, y को भी एक दफा और z को। लास्ट जो मैट्रिक्स b है उसमें हम अपनी कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं, यानी 5 7 6 3 हमने लिख लिया 5 7 6। हमने फार्मूला समझा हुआ है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए बनाया, फिर मैट्रिक्स एक्स और फिर मैट्रिक्स बी बनाया। नेक्स्ट आपको याद है फार्मूला आपने लिखा था, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारे पास फार्मूला है। धीरज बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप तक? धीरज मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक बेटे? धीरज बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो गई आप तक? एक्स वी नो दैट हम ये बात जानते हैं
फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of a divided by a mod। adjoint of a divided by a mod में हमें जरूरत पड़ेगी पहले मॉड की, और फिर हमें फाइंड आउट करना है इसका एडजॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of a divided by a mod, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं जी वी हैव टू फाइंड ए मॉड। हम ए मॉड की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वी हैव टू फाइंड ए मॉड। ए मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं? पिछली क्लासेस में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ए मॉड को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे सेम एज इट इज, फिर 1 के कॉलम को और 1 की रो को छोड़ दिया जाएगा। जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे 1 1 0 1 इसको हमने लिख लिया। उसके बाद हम नेगेटिव साइन पे खुद अप्लाई करते हैं। सेकंड एलिमेंट जो 2 है, सेकंड एलिमेंट जो 1 है, इसी को हम सेम एज इट इज उतारेंगे और फिर सेकंड एलिमेंट में हमारे पास जो है वो 1 है। अगर हम दोबारा से 1 1 0 1 1 0 हमारे पास है, तो 1 1 और लास्ट में हमारे पास है 0। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा भी 1 है और लास्ट वाला हमारे पास 0। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 को लिखकर इसके कॉलम और रो को छोड़ दिया मैंने, तो 1 1 0 1 आ गए। नेगेटिव साइन खुद लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और फिर इसकी कॉलम और रो को छोड़ देंगे। इसकी कॉलम और रो को छोड़ दिया 0 1 1 1, फिर साइन पॉजिटिव लगाकर हम 0 को सेम एज इट इज उतारते हैं। 0 के कॉलम को रो को छोड़ देंगे। जो 4 एलिमेंट 0 1 1 0 आपके पास बचा उसको हम लिख लिया। ये 1 का 1 बेटे सेम एज इट इज आ जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 माइनस 0। नेगेटिव 1 आपके पास ऐसे ही आ जाए। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 0 माइनस 1 आपके पास ये आ गया। लास्ट वाला बेटे चूंकि 0 है तो आपके पास पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस 0 हम जानते हैं 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 है। 0 माइनस 1 माइनस 1 है, माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 में 1 को ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 2। तो इसे समझ लेते हैं कि कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 1 और 0, पहले 1 को लिखा, 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया। जो 4 एलिमेंट बचे उनको उतार, नेगेटिव साइन खुद लगाया। बेटे 1 को लिखा, 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया। 0 1 1 1 को लिख लिया। फिर लास्ट वाला हमने 0 सेम एज इट इज उतार दिया। 0 के कॉलम को रो को छोड़ दिया। 0 1 1 0 आपके पास 4 एलिमेंट्स ये बच गए। इनको नोट डाउन कर लिया। 1 का 1 आ गया बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया। साइन नेगेटिव लगाते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 साइन नेगेटिव, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। लास्ट वाला 0 हो जाएगा क्योंकि पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 हम जानते हैं 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 1 बेटे माइनस 1, माइनस को 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। लास्ट वाला 0 लिखा नहीं मैंने,
1 में 1 को ऐड कर दिया, आंसर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं जी, वी नो दैट, फार्मूला लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब हम एडजॉइंट को जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसका, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड हम पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हैं। अब आपने करना कुछ नहीं है सिवाय इसके नीचे नाउ लिखना है, और नाउ लिखकर हम A11 का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। A11 कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप तमाम स्टूडेंट को याद भी है कि पहले -1 लिखते हैं, फिर उसकी पावर बनेगी 1 + 1, फिर हम 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, फिर 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए। जैसा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, इस मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए लिखा है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये नाउ के बाद से आप स्टार्ट करेंगे। नाउ A11 इज इक्वल टू -1 लिखकर हमने उसकी पावर बना दी 1 + 1, और फिर हम A11 का मतलब है ये फर्स्ट है, इसके कॉलम को और इसकी रो को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं, 1, 0 और 1। फिर -1 को ऐसे लिखना है, ये जो 1 + 1 है बेटे, इसको ऐड किया तो 1 + 1 2 बन गया आपके पास। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आपके पास आ गया। 1 पर -1 है, -1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 - 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 आपके पास। इसके बाद हम A12 का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 लिखते हैं। A2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A12 का मतलब है सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया जाए तो 0, 1, 1 और फिर 1। -1 पर क्यूब आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। -1 का क्यूब बेटे -1 है, 0 में से -1 जब हम करेंगे तो -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, A13 का मेथड भी यही कि क्या लिखना है बेटे, पहले -1 पावर क्या बनाएंगे 1 + 3, फिर 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, और A13 का मतलब है ये थर्ड वाला है। तो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो 0, फिर 1, फिर 1 और फिर ये 0 आपके पास। -1 पर 4 बन जाए, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, साइन नेगेटिव लगा के 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 - 1। -1 पे पावर 4 है, इसका मतलब पॉजिटिव 1 हो। 0 - 1, 0 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस के 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि A11, A12 और A13 को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, A11, A12 और A13 जब तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट हो जाए तो वो आगे बढ़कर A21 को खुद से फाइंड आउट करें। A21 आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि पहले लिखें A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1,
फिर सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने फिर से मैट्रिक्स मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है मैट्रिक्स को, आप A21 से ही इसको स्टार्ट करेंगे। आप इसको A21 से ही स्टार्ट करेंगे। A21 में हम लिखते हैं इसको -1 की पावर 2 + 1, फिर हम 2 वर्टिकल लाइंस को अप्लाई करेंगे। A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है बेटे और ये फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 1 0 0 1 1 0 0 1। -1 पर पावर 3 आ जाएगी, 1 - 0 -1 ऐसी आ जाएगी, 1 - 0 1 मल्टीप्लाई किया तो -1। A21 के बाद A22 को फाइंड आउट करेंगे हम। -1 पे पावर 2 + 2 बनेगी, 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A22 का मतलब है ये नंबर। इसकी रो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो 1 0 1 1 1 0 1 और 1। -1 पर पावर 4 आ जाएगी, 1 - 0 आपके पास बनेगा क्योंकि 1 1 = 1 और -0 1 - 0, तो 1 - 0 आपके पास आ गया 1, दैट इज इक्वल टू A22। A23 में -1 की पावर हम बनाएंगे 2 + 3, 2 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। A23 का मतलब है ये सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। 23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, तो 1 1 1 1 1 0। -1 पे पावर 5 बन जाएगी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 1 = 1, दैट इज 0 - 1। -1 पे और पावर है तो नेगेटिव साइन रहेगा, 0 - 1 -1 ही बनेगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A23 का आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। A21 A22 और उसके बाद हमने A23 को फाइंड आउट कर लिया। A21 A22 और A23 जिन स्टूडेंट्स ने फाइंड आउट कर लिया है वो आगे चलकर A31 को खुद से फाइंड आउट करें। A31 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, पावर में 3 + 1 आएगा, फिर 2 वर्टिकल लाइंस लगा के थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया। जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर यही है। A31 इज इक्वल टू क्या लिखना है भाई, -1 3 + 1, 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A31 का मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखा जाएगा, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना है, तो क्या बचा आपके पास, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम गया 1 0 1 और 1। -1 पे पावर 4 है तो 1 - 0, -1 की पावर 4 का मतलब 1 है, 1 - 0 1 है। ये आपके पास आ गया A31 का रिजल्ट। A32 में -1 की पावर 3 + 2 बनेगी। A32 का मतलब है थर्ड रो
और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया मैंने, ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो 1 0 1 और ये 1, -1 पे पावर 5 बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 0, -1 की पावर 5 का मतलब -1 है, 1 माइनस 0 1 है, मल्टीप्लाई किया तो -1 आपके पास, A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये बेटे थर्ड कॉलम है, थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को आपने छोड़ देना है, आपके पास बचेगा 1 1 0 और 1, -1 पे पावर 6, ये आपके पास आ गया 1 माइनस 0, -1 पे पावर 6 का मतलब 1 है, और 1 में से 0 को अगर आप माइनस करते हैं तो 1 है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमने A31, A32 और A33 के तमाम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट स्टेप आप सब जानते हैं कि जो A11 से लेकर A33 तक जितने भी रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, उन तमाम रिजल्ट्स को हमें कहाँ पुट करना है? हमें उसे पुट करना है इक्वेशन 3 के अंदर। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 3 के अंदर हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 3 कौन सी है? जिसमें हम एडजॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3। ये आपने इक्वेशन 3 में A11 का रिजल्ट, फिर A12, फिर A13, A21, A22, A23 का रिजल्ट पुट कर दिया, A31 को पुट किया, A32 को मैंने पुट कर दिया, और ये रिजल्ट है लास्ट में A33 का, ठीक है। ट्रांसपोज, T का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपने इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये फर्स्ट रो है, इसे आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर क्या करना है बेटे? सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, आपको याद है ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया तो इट्स मीन अब आपके पास दो रिजल्ट्स आ चुके। पहले आपने ए मॉड मालूम किया था, जिसका रिजल्ट हमने यहाँ पे 2 बनाया, 2 निकाला, और अब सेकंड रिजल्ट हमारे पास आ गया एडजॉइंट। इट्स मीन मॉड भी आ चुका है और बेटे एडजॉइंट भी हमारे पास आ चुका है। मॉड और एडजॉइंट, इन दोनों रिजल्ट्स को हम कहाँ पुट करेंगे? ए इनवर्स की जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, और ए इनवर्स वाली जो इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? पुटिंग ए मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये ऊपर बेटे एडजॉइंट का रिजल्ट है, नीचे ए मॉड का रिजल्ट। अच्छा जी, हम आमतौर पर करते ये थे कि जब हम सिंपल ए इनवर्स मालूम करते हैं तो उसमें हम इस 2 को सबसे डिवाइड करते हैं, यानी 1/2 लिख लेते हैं, फिर -1/2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हमारा आंसर नहीं है, इसी वजह से हम इस 2 को सबसे डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि इस 2 को डिनोमिनेटर से बाहर नीचे निकाल। जब आप इस 2 को नीचे बाहर निकालते हैं तो भाई ऊपर की जगह तो खाली हो गई। अब यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर लिखेंगे, तो भाई फिर हम खुद से क्या लिखते हैं? 1 लिख देते हैं, यानी हम इसको 1/2 करके बाहर निकाल लेंगे, और जो मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 1 फिर 1
1 -1 -1 1 और 1। इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से नोट डाउन करें जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर याद। अगर आप इसको थोड़ा सा और से देखेंगे तो ये मैं जरा इसको यहाँ से रेस करता हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा आपको, और हम पहले भी समझ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया कि इस 1/2 को हमने 1/2 करके बाहर निकाल दिया, और ये जो एडजॉइंट का रिजल्ट है उसको हमने ऐसे। अब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया ए इनवर्स का रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप आप जानते ही हैं कि अब ए इनवर्स का रिजल्ट जो है इसको अब हम पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 थी सबसे पहले। तो वैल्यू ऑफ x भी हमारे पास आ गई है, वैल्यू ऑफ b तो हमारे पास पहले से गिवन थी, x भी पहले से गिवन था, a इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने करना यह है कि इस a इनवर्स के रिजल्ट को इक्वेशन 1 में पुट करना है। कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 में हमने रिजल्ट को पुट कर दिया। ये x का रिजल्ट है, ये a इनवर्स का रिजल्ट है, और ये b का रिजल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप तमाम स्टूडेंट्स की बात जानते हैं बेटे, ये 1/2 सेम एज इट इज ही रहेगा। 1/2 हमारे पास सेम एज इट इज ही रहेगा, और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो है, इसे हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 5, -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया -7, साइन पॉजिटिव लगाएंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, टेल को टेल के साथ, मिडल के साथ, और हेड को हेड के साथ। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 5, फिर साइन पॉजिटिव। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, माइनस के 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6, माइनस के 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -5, साइन पॉजिटिव लगाएंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5 आ गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 6 आ गया। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, 6 में 5 को ऐड करेंगे और फिर 7 में से माइनस करेंगे। तो 6 में 5 को ऐड कर लें या 7 में से 5 निकाल दें तो -2, 6 में से 2 निकाल दें तो 4 आ जाए। 4, 6 और 8 आपके पास में, 4, 6, 8। अब हम इस 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 2s are 4 पे कैंसिल होगा। 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 3s are 6 पर कैंसिल होगा, और 8 को 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट में आएगा 2 3 4। आखिर में आप अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, SS इज इक्वल टू 2 3 4। ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया, यही आपका आंसर बन गया। आई होप ये तमाम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन अब होनी नहीं चाहिए। मैट्रिक्स मेथड से हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है, और ऐसा ही क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली, फिर 4.3, और अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में, एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 और 6, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे इनवर्स मांगा है। और इनवर्स मालूम करने का मेथड हम सीख चुके हैं भाई, हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू
adjoint of A divided by A mod, adjoint of A divided by A mod आपके पास यह, ठीक है जी। अब करना यह है आपने कि जी ये जो इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इनवर्स मालूम करना आप सीख चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशंस। ये आपको इक्वेशंस दी गई हैं और इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.4 में ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आपने क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है और उसके बाद इन पर आपने मैट्रिक्स मेथड भी अप्लाई। लेकिन बोर्ड के पेपर में याद रखें, वो आपको खुद लिखकर बताएगा कि आपने कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई करना है। आया आपने मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना है यहां पर, या आपने यहाँ पे क्रैमर्स रूल को अप्लाई, यानी आपकी मर्जी नहीं है। वहां पर बोर्ड के पेपर में आपको खुद बताया जाएगा कि आपने यहाँ क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है या मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना है। आप अपनी मर्जी से कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो तमाम स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 का फर्स्ट पार्ट है ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, अभी सॉल्व किया हमने। यहाँ पे y z और t हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x y z हमारे वेरिएबल है, x y t वेरिएबल है। यहाँ y z तो है लेकिन क्या नहीं है बेटे, x नहीं। तो जहां पे x नहीं होगा वहां पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यानी जो आपके पास मिसिंग वेरिएबल होगा उस मिसिंग वेरिएबल की जगह पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। मिसिंग वेरिएबल की जगह पर हम 0 लिखें। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप अपने होमवर्क में नोट डाउन कर लें, और ये तो खैर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप वन बाय वन, एक के बाद एक सॉल्व करते जाएं। पहले इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर क्या है। फिर उसी पर आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर दें ताकि आपको आंसर उसके साथ वेरीफाई। एक ही क्वेश्चन में अगर आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करें या आप क्रैमर्स रूल अप्लाई करें, दोनों से आपका जो आंसर है, दोनों से जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है जी। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स मेथड पर एक और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लास्ट क्लास में भी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है और क्रैमर्स रूल, ए इनवर्स और एडजॉइंट, ये हमने टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर 4 एक्सेस में, हमारे पास जो चैप्टर 4 है उसमें 4.1, 4.3 और 4.4 तीन एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी एक एक्सरसाइज 4.2 रह गई है, उसे हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे। फिलहाल 4.1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए है, और 4.3 और 4.4 है, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो तकरीबन, बल्कि हर साल ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर। तो
तमाम स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, इनवर्स और एडजॉइंट। देखिए जी, क्वेश्चन सिंपल मॉड का नहीं आता कि आपको कहा जाए भाई एक मैट्रिक्स उसका मॉड निकाले, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी नहीं आया। क्वेश्चन आपके पास आता है फाइंड द एडजॉइंट, जिसमें आप सिर्फ क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। और एडजॉइंट भी किसका, 3/3 का। एक क्वेश्चन आता है फाइंड द ए इनवर्स, और इनवर्स भी किसका, 3/3 का। और एक क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, अब यूजिंग क्रैमर्स रूल भी हो सकता है और सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड भी हो सकता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो आपको कौन सा मेथड आपसे पूछता है। आमतौर पर मैट्रिक्स मेथड को बहुत ज्यादा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। मैट्रिक्स मेथड को बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रैमर्स रूल को कम पूछा, क्योंकि क्रैमर्स रूल में हम पहले ए मॉड, फिर A1 मॉड, फिर A2 मॉड, फिर A3 मॉड निकालते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड, इसमें हम अपना फार्मूला क्या बनाते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको यूं याद रखें कि हम फार्मूला क्या बनाएंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का फार्मूला हम बनाएंगे। भाई कब बनाएंगे, ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास क्या आ जाए, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आई होप के चैप्टर 4 आज हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 4.2 आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे और आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, इनवर्स और एडजॉइंट, इसको याद रखेंगे कि भाई 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 में हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया। 4.3 और 4.4, 4.3 में हमने एडजॉइंट को पढ़ा था और मॉड को पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 4.4 एक्सरसाइज है। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हमारे पास ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, और एक टॉपिक हमारे पास क्या है कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक क्रैमर्स रूल और एक मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एडजॉइंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड को हम एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से